नमस्कार दोस्तों। अभी देखिए 7:30 बजे अभी आए हैं। सुबह लगभग 10-11 बजे निकले थे। बहुत गाड़ी में लंबा लंबा दूरी करना पड़ता, थक जाते हैं। और उस चलने के दरमियान सुबह जब देखते हैं या किसी ऑफिस में बैठते हैं, एक मर्डर केस हुआ, उसमें जांच कर रहे हैं अभी। अब ऐसे ऐसे मैसेज और ऐसे ऐसे फेसबुक लाइव में मेरे चरित्र के बारे में, व्यक्तिगत चरित्र के बारे में, मेरे परिवार के बारे में ऐसे ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग और इतना गंभीर आरोप आज लगातार काफ़ी समय से लगाया जा रहा है। कम से कम इस साल अप्रैल की 1 तारीख से लेके आज आपका कितना तारीख हो गया, 19 तारीख तक हर दिन 2-3 लाइव वीडियो ऑलमोस्ट यदि एवरेज किया जाए, कम से कम मेरे पास 25 के आसपास वीडियो है। उन्होंने लाइव आकर करके धजिया उड़ा दिया है। जितनी भी झूठी बातें कर सकती है कोई आदमी कर सकता है। अब आप उसको सच माने झूठ माने, इससे मैं आपको राय बनाने के लिए नहीं बोलूँगा। अभी ये झगड़ा लगभग 5 साल से चल रहा है। मैं आपको पूरा इतिहास ही बताऊंगा कि कैसे मिले, कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत दिन से कोशिश किया कि मैं ऐसा ना करूं। इसीलिए आज तक मेरा एक भी वीडियो बता दीजिए कहीं पे कि मैंने अपनी पत्नी के खिलाफ कहीं बोला है या कुछ किया है या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर मैंने बोला है। इवन कि फेसबुक में भी लिखा है। 1-2 पोस्ट मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने एक सूचना दिया था विभाग को, वो दिया था क्योंकि अति हो गया था तब मैंने दिया था। लेकिन मैंने वीडियो बना कर किया, खुद उस चीज़ के बारे में लिख के मैंने नहीं, पर्सनली उसके व्यक्तिगत चरित्र पर या उन पर लिख के मैंने नहीं बोला। लेकिन मेरे बारे में क्या क्या किया है, क्या बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं। किस स्तर का आपको एक धैर्य और पेशन एक व्यक्ति के द्वारा रखा जा सकता है वो आपने देख चुका है। इसके लिए मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो अभी मीडिया में जैसे कि खास करके मेरे गिरिडीह जिला के मीडिया मैक्सिमम के बारे में पता किया, तो मुझे लगभग सभी अच्छे लोगों ने, सभी अच्छे गुरुजनों ने, बड़े बड़े लोगों ने बताया कि उसके बारे में मत लिखो, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मीडिया के बारे में ऐसे भी समाज की भी अच्छी राय नहीं है। उसके प्रति क्या सम्मान है, उसके प्रति लोग क्या बोलते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप भी सोचिए कि आप मीडिया के बारे में कितना आदर्श मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं, ये आप जानते हैं। और मेरे बारे में कम से कम हर एक पोस्ट पे कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग मानने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे लाखों लोग मानते हैं, मेरे बारे में अच्छी राय रखते हैं। कुछ लोग एक तरफा सुन करके गलत राय रख रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनमें चूँकि एक ही साइड के सुनने की आदि है, एक ही साइड का एक पक्ष का सुन रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा कर रहे हैं, तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे बारे में जो कहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोचिए, मीडिया के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मीडिया जिस स्तर का गिर चुका है, उस गिरे हुए बात पर मैं नहीं कहूँगा। यदि हिम्मत है उस मीडिया में, उनके बाल बच्चे, उनके माता पिता, उनके अंदर इंसानियत, उनके अंदर ईमानदारी, उनके अंदर मीडिया एथिक्स, उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस या मीडिया की जो बेसिक क होता है, यदि वो है, या कुछ जो ऐसी भी मीडिया है जो मीडिया ही नहीं है लेकिन यूट्यूब चलाता है, खैर उसके बारे में भी थोड़ी भी यदि इसमें समझ है और हिम्मत है, तो अपने ईश्वर को मानता है, अपने बाल बच्चों को देखा है और अपने बाल बच्चों के अच्छा भविष्य चाहता है, क्योंकि उसको कोई ऊपर वाला कोई श्राप ना दे, पाप से ना मरे, तो इस वीडियो का कुछ अंश जरूर दिखाएंगे। इतना जो आपने एक तरफा चला दिया ना, उसको इसमें जरूर दिखाना आप, यदि आप में कुछ भी इंसानियत, ईमानदारी होगी तो, क्योंकि आपने तो एक पक्ष का राह ही नहीं जाना। खैर, आपको जो करना है आप कीजिए। आपका प्रोपेगेंडा क्या होता है मीडिया पर, कभी अलग वीडियो बनाएंगे, अभी मीडिया पर हम नहीं जाएंगे। अभी जो लगातार हम वीडियो में देख रहे हैं, अभी 3-4 मैंने मैसेज में लिख के रखा है। पहला, चलिए मैं पहले बोलता हूँ कि पूरा इतिहास बताता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, हमारा जब डीएसपी के रूप में चयन हुआ, तो मैं एक जागृति आईएएस में मैं भूगोल का मैं क्लास किया था। वहीं पे मेरे वहाँ से मैंने 3-4 साल ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है वर्षा श्रीवास्तव वहीं पे कोचिंग की थी। तो अभी भी जिस कोचिंग में मैं पढ़ा हूँ, एक सिहंता आईएएस और जागृति आईएएस, संजीव शर्मा सर और रजनीश शर्मा सर आज भी अपने क्लास में मेरा नाम जरूर लेते हैं। और वहाँ कम से कम सैकड़ों आईएएस आईपीएस उन लोग बना चुके हैं। मैंने भी इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। खैर, वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा। तो वहाँ नाम लेने लग गया, तो उन्होंने फेसबुक से मुझे रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद कुछ मीटिंग मेरे पूरा मेरा मैसेंजर में अभी चैटिंग है। धीरे धीरे दोस्ती किया। बीच में तो एक बार भाई तक मुझे मान ली थी। और उसी क्रम में मैंने, मतलब डीएसपी बनने के जस्ट बाद, मतलब कि 2016, ये मार्च अप्रैल की बात है, मैंने जून में 1 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर लिया पुलिस अकादमी, झारखंड पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग करने के लिए। इस बीच
ट्रेनिंग के ही बीच में एक झारखंड जुडिशियल अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए 2 दिन हम लोग शायद आए हुए थे। तो उस बीच में ये रांची आई हुई थी। बोला सर हमको यूपीएससी के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दिल्ली में तो लोग एक कमरे में रह करके लोग लड़का लड़की गाइड करते हैं, खुलेआम पार्क में बैठ के करते हैं। आप जो दिल्ली से हैं आप जानते होंगे, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिल्ली में जगह की कमी होती है। तो ये भी कारण है। तो वहाँ भाई बहन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकता है। वहाँ इस चीज़ को खराब नहीं माना जाता। दिल्ली की सोसाइटी बहुत ओपन है, खराब नहीं मानता है। इसी को देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, तो आप लालपुर चौक में एक डोमिनो पिज्ज़ा के पास था, वहाँ पे आइए, चाय जो भी पिए वहाँ पे कुछ गाइड कर दिए। फिर उसके बाद हमने चला गया। उसके बाद धीरे धीरे वो मैसेज में कुछ अलग तरह का मैसेज करने लग गई। और जब फिर मैं हजारीबाग चला गया तो वहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज करने लग गई। तो मुझे लगा कि देखिए आप इस तरह का गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार मिलने से कुछ नहीं होता है। बोला नहीं आप मिले हैं तो जरूर कुछ सोच के मिले होंगे, ऐसे कैसे कोई मिलेगा। मतलब दिल्ली में तो रोज़ लोग मिलता है, हम भी कितना मिले हैं, कम से कम 50 लड़की से मिले हैं, इसमें क्या है। लाइटली लेते चला गया। एक दिन अचानक वो हजारीबाग आई। हजारीबाग में बोले कि देखिए आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारे इमोशन से खेले हैं, आपको अपना निर्णय लेना होगा। आप मुझे शादी करेंगे नहीं करेंगे, क्या करें क्यों नहीं करेंगे, आपको निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो मैं अभी आपके झारखंड पुलिस अकेडमी के गेट पे मैं धरना दूंगी, आपके आईजी डीआईजी साहब को मैं मैसेज करूंगी, सभी करूंगी, मीडिया बुलाऊंगी, ये आप गलत कर रहे हैं। तो उस बीच में मैंने अपने ट्रेनिंग साथी जो मेरे बैचमेट उन लोगों से पूछा कि ऐसा कुछ इशू हुआ है। तो बोला कि नहीं देखो इस तरह का हंगामा करेगा तो ट्रेनिंग अभी डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत तरह की दिक्कत हो जाएगी, जाकर उसको कन्विंस कर दो, जहाँ आइए कन्विंस कर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है आप कहाँ हैं। मैंने इसको फ़ोन किया तो बोला कि मैं अभी एक होटल में थी वो। तो उस होटल में मैंने गया, उसको आधा से 1 घंटा, मुझे याद है 1 घंटा के आसपास मैंने उसको समझाया बैठ के कि देखिए ऐसी बात है, आपका माँ बाप नहीं है, लोग शादी भी करते हैं, हम भी शादी नहीं किए हैं। शादी करना एक फीलिंग्स की चीज़ होती है, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग की चीज़ होती है। यदि ऐसा कुछ होगा हमको भी अरेंज मैरिज करना ही, माँ बाप कहीं शादी कराएंगे, यदि करना होगा तो वो अलग बात है। लेकिन हम अभी इस मामले में हम आपसे बात नहीं करने आए हैं, क्योंकि आपसे एक बार मिले हैं, मैसेज कुछ किए हैं, उससे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आपसे शादी करूँ, ये गलत है, आपका सोच ऐसा नहीं होता है। शादी केवल 2 व्यक्ति नहीं, 2 घरों का एक मिलान होता है। तो वो बड़ी प्यार से सुन करके वो चुपके से चली गई। उसके बाद अचानक एक बार धीरे धीरे फ़ोन करने लग गई कि नहीं आप तो मेरे संबंध बनाए हैं, हम तो प्रेग्नेंट हो गए हैं। हम बोले गजब की बात है, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप प्रेग्नेंट कैसे हो गए हैं। बोला नहीं हम अभी हो गए हैं, हम तो फिर शिकायत करेंगे। और उसी बीच में ट्रेनिंग खत्म हो गया और मेरा रामगढ़ में भी पहली पोस्टिंग प्रोबेशनर के रूप में हुआ, इसी रामगढ़ में 4 साल पहले। ये 2017 अगस्त 2017 की बात है। और इसी तरह का चलते रहा। अचानक वो मेरे जहाँ पे हमको मिला हुआ था वीवीआईपी गेस्ट हाउस बंगला में हम रहते थे, तो वहाँ अचानक आ गई और हम जब घर घुसे देख रहे वो आई हुई है। तो बोला कि नहीं हम ऐसे सरप्राइज देना था। हम बोले ये तो गलत बात है, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं किसी को। बोला नहीं आपको शादी करना होगा मंदिर में कीजिए, जहाँ कीजिए, नहीं तो फिर मैं मीडिया वीडिया बुलाऊंगी, मैं हर जगह ये करूँगी। बहुत तरह की दवा उन्होंने देना शुरू किया। तो हम तो काफ़ी डर गए। हम अपने सीनियर सर से बताया, एसपी सर से, उन्होंने बताया कि देखो यदि कुछ नहीं की हो तो अब लड़ो, रेप केस कर देगा तो केस होगा, शादी कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत है, जो तुम्हारी इच्छा जो करो। दिक्कत की ओर जाओगे तो उसमें भी हो सकता है, इसमें हो सकता है केस हो जाएगा, तुम्हारा रेप केस कर देगी, तो बोल रही है। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद मेरे घर वाले भी, मेरे माँ पिताजी खास करके बोले कि देखो बेटा अभी नया नया गाँव से तुम इतने मेहनत से नौकरी हासिल की और इस तरह का रेप केस कर देगी। लड़की बोल रही माँ बाप नहीं है, हमसे ही बात की है, अकेली है, अनाथ है, क्या दिक्कत है, शादी कर लो। मुझे भी एक बहुत बड़े जीवन का भूल हुआ कि मैंने शादी कर लिया अभी कोर्ट में जाकर के। लेकिन जिस दिन शादी किया उस दिन तक मेरे चैटिंग मैसेज दिखाऊंगा, भयंकर झगड़ा होता था, रोज गाली गलौज तक की है पूरा। जरूरत पड़ेगा तो उसको भी मैं स्क्रीनशॉट निकालूंगा। यदि उनकी ओर से ऐसा कुछ और होता है तो मैं कोर्ट में तो कर दूंगा ही। मजबूरी में कर लिया कि नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा। तो उस तूफान को रोकने के लिए मैंने उससे कर लिया। तो फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो उसके बाद से फ्रॉम द फर्स्ट डे लगातार उस तरह तांडव। शादी बनारस में हुई, मेरे घर से कोई नहीं गया। एक बलदेव सुरेश गया था साथ में, उसका भाई था, तो मेरे फैमिली से मेरा कोई नहीं गया था। और फ्रॉम द फर्स्ट डे लगातार उस तरह से तांडव, उस तरह से मुझे सलाह कि देखो डीएसपी हो, पहले घर बनाओ, जमीन करो, पैसा ही करो, पूरा कमाओ, यही काम आएगा। और ये आज तक बोलता है। मेरे पास कम से कम 1 लाख मैसेज अभी होगा पिछले 5 साल का कि कोई काम नहीं आएगा। मतलब बार बार वो ये कहना चाह रही थी
कि आपको घर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आप डीएसपी हैं तो आप अपना घर लीजिए, जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है वह ज़मीन लीजिए, जैसे कि और भी लोग करते हैं। इनका ऐसा कहना है, गाड़ी लीजिए, अपना घर बसाइए। तो मुझे यही अनकम्फर्ट करते रहा। तो मैंने, चूँकि वो संभव नहीं है सरकारी नौकरी में रह करके आप ऐसा कुछ कर ले, यही चीज़ मेरे से इसका नहीं हो पा रहा था। लगातार झगड़ा होना शुरू कर गया। खुद ही वो बहुत कुछ बोलना चाह रही थी कि हम ही ऐसा कर लेते हैं, तुम ऐसा छोड़ो। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसको मना किया कि मैं डीएसपी हूँ, मेरे बिहाफ पे आप कुछ ऐसा मत करेंगे, ये मेरे करियर का ये बहुत खतरनाक ही होगा और हम ऐसा करेंगे भी नहीं करेंगे। तो फिर इसी चीज़ में इतना तनाव बढ़ गया। तो ये 2017 की बात है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में शादी हुई थी, फिर लव मैरिज। ये जनवरी फरवरी मार्च की बात है 2018। काफ़ी झगड़ा होने लग गया, जूता चप्पल तक से मारना शुरू कर दिया। और ये कई ऑफिसर देखा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ऑफिसर भी जरूर वीडियो देखेंगे, कई पत्रकार भी देखा है। तो मैंने क्या किया, मजबूरन होकर के मैंने कोर्ट में जाके जुडिशियल सेपरेशन का केस किया। डाइवोर्स का नहीं, सेपरेशन मतलब अलग रहने का केस, कि उस बीच में ठीक हो जाएगा तो हम देखेंगे। डाइवोर्स के लिए मैंने नहीं किया। तो उसके अगले दिन उन्होंने मुझे दहेज प्रथा का और 498 का मेरे और पूरे घर के आदमी को केस कर दिया। तब भी मैं बहुत रिजिड था कि जो होगा ठीक है, हम देख लेंगे। जेल जाएंगे तो जेल जाने के लिए हम हरदम तैयार थे कि हम जेल जाएंगे। 1 साल तक अलग रहे। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसको प्रोविजनल रूप से, मतलब अस्थायी रूप से 10,000 रुपये दीजिए, आप लोग अलग अलग रहिए, फिर बाद में काउंसलिंग होगा, देखा जाएगा। 1 साल के आसपास, लगभग मोटा मोटी साल भर के आसपास अलग रही वो। और उस बीच में मेरी पोस्टिंग खूंटी में हो गई थी, SRB खूंटी में हुई थी। एक दिन अचानक इसी तरह रात 8-9 बजे के आसपास वो रात को आई और सीधे घर घुस गई। हम बोले ऐसा किसी, आप तो सेपरेशन पीरियड में आप ऐसे आ नहीं सकते हैं। वो मेरे ही बैचमेट वहाँ का SDPO था। मैंने सूचना सबको दिया, तो बोला नहीं, खूंटी बहुत नक्सलाइट इलाका, अभी ऐसा कोई रिस्क मत लो, अभी रात को मत बाहर करो उसे, रात भर किसी तरह रख लो, कल सुबह निर्णय होगा। अंधेरा हो चुका था काफ़ी। तो रात को रुकी। अगला दिन हम बोला चलो कोर्ट चलो, ये सब नहीं होगा, इस तरह का हम लोग सेपरेशन में अभी जब तक हम फैसला नहीं होगा हम ऐसे नहीं रख सकते हम। तो बोला नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर आपको हम केस करेंगे कि आप सेपरेशन पीरियड में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। और ये एक रेप होता है, जो कानून के जानकार है वो जानते हैं कि आप सेपरेशन के पीरियड में आप अपनी पत्नी से भी संबंध नहीं बना सकते हैं। इस कानून का भयादोहन करके मुझे डराना शुरू कर दिया। फिर महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण मैम, तो तब से लेकर अभी तक केस देख रही थी, मैं बताता हूँ। उस पर बहुत समझाया, पूरा महिला आयोग की टीम समझाई, आ करके समझाई खूंटी में कि नहीं आप लोग साथ में रहो, सब रहोगे तो ठीक हो जाएगा। शुरू में जैसे कि माँ पिताजी और बाकी लोग बोलते थे कि शादी हो जाएगा तो आप लोग का झगड़ा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो हुआ। फिर अब बोलने लग गया कि अब बच्चा हो जाएगा, आप अब एक साथ रहो तो सब ठीक हो जाएगा, कोई दिखे एक बच्चे का, हर महिला चेंज हो जाती है। बहुत दबा के बाद फिर ठीक है, फिर रहने लग गए कंप्रोमाइज करने के बाद। लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ, झगड़ा रोज ऐसी होता था, रोज कुछ ना कुछ, यहाँ फ़ोन, यहाँ मैसेज, यहाँ फेसबुक, कुछ ना कुछ। लेकिन मैं इसको इग्नोर करते रहा। फिर एक बच्चा हुआ। मैंने तब से लेके अभी तक कभी भी उसको अस्वीकार नहीं किया था, अभी भी नहीं किया हूँ। मैं हमेशा चाहा कि किसी तरह ठीक ठाक होकर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी रहना है, जीवन नहीं करना है। लेकिन हमारा जो नैतिकता, हमारा जो वजूद है, जिस तरह काम करने की मेरे जो तरीके हैं, मैं उसी तरह काम करूँगा। इसके लिए मैं किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे पिता भी हो या माँ भी हो, सरकारी काम तो मैं अपने ढंग से करूँगा, पब्लिक के लिए जैसे मुझे लगता है। लेकिन उनका उसी तरह का डिमांड कि ज़मीन लो, गाड़ी लो, बंगला लो, और घर वाले से कोई ये मत करो, लोग काम नहीं आएगा। ये मैं 1 लाख मैसेज में अपने कम से कम वो जो भेजी वो मैं दिखा दूंगा। और ये मैं कम से कम दर्जनों बार मैंने विभाग को ही सूचना दिया कि देखिए ऐसा बात है। तो 2018 में जब केस हो गया था मेरे खिलाफ और मेरे पूरे परिवार के खिलाफ, तब से लेके आज 22 हो गया, लगभग 5 साल, क्योंकि 4 महीने इधर भी हो गया। मेरे घर के कोई भी सदस्य के द्वारा ना वर्षा श्रीवास्तव को मैसेज किया गया है, ना कोई फ़ोन किया गया है, ना कहीं कोई मिला है, कुछ भी नहीं, कोई संपर्क नहीं है। इस बीच में मेरे माता पिता केवल 2 बार वर्षा से मिले हैं। एक बार जब 6 महीना का मुजुठान था, तो इसी की बुआ और महिला आयोग की अध्यक्ष बोली कि नहीं, माता पिता से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता को बच्चा को देखने का हक है, आप जाइए। हम बोले कि माँ जी, मतलब माँ जी, मैं कल्याणी शरण जो महिला की अध्यक्ष माँ जी बोलता हूँ, और बुआ जी को भी माँ जी बोलता हूँ। मेरा एक रिस्पेक्ट के महिलाओं को मैं एज के बाद माँ जी बोलता हूँ। फिर केस कर देगी घर में, इससे पहले भी केस किया था, कुछ जाएंगे कुछ हो जाएगा। तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ख़त्म करो, लेके जाओ। तो मैंने खूंटी से 6 महीना का बच्चा को लेके मैं गाँव गया, वर्षा को लेकर के। ये बात है आपका 2019 2020
फरवरी, मतलब ठीक 2 फरवरी 2020 को, मतलब जो कि 6 महीना बाबू का हुआ था। तो मैं गया, लेकिन घर के किसी सदस्य से कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल माँ पिता से 5 हुआ, ये किया। वहाँ 1 से 1.5 घंटा मैंने रहा वहाँ पे। और उसके आने के 3-4 दिन बाद, मतलब उसी 2-3 घंटा रह के फिर खूंटी लौट गया। तो उसके 2-3 दिन के बाद मेरे वाइफ ने लिख करके एसपी खूंटी को दे दिए कि मेरे माँ पिताजी ने, मेरी माँ ने खास करके उसको जो खीर मुंह में छुआया था, खाया नहीं था, जो मुंह जुठान कहते हैं, उसमें कोई जहर दे दिया था, जिससे मेरे बच्चे बीमार पड़ गया और इसे जान का खतरा था, लिख के दे दिया। तब और भयभीत हो गया। हम समझ गए कि मेरे फैमिली का कोई भी व्यक्ति इससे मिलेगा तो बेहद खतरनाक होगा, जो झेलना है हमें को झेलना है। उसके बाद बोले अब कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं इससे मिलेगा, नहीं आएगा। दूसरी बार गलती हो चुकी थी। फिर इस साल मेरा बाबू का बर्थडे था, तो उसमें 6 विधायक आए थे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, बहुत बड़े बड़े मान्यगण्य लोग आए, एसपी आया, सब कोई आया, प्रशासन आया, लेकिन मेरे माँ बाप या मेरी फैमिली का कोई नहीं था। बहुत लोगों ने पूछा माँ बाप कहाँ है। फिर इसकी बुआ जो कलकत्ता में रहती है, और फिर महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी सर ने बोला कि नहीं नहीं, माँ पिताजी को बुलाना चाहिए। एक काम करो, माँ बाप को आवास बुला लो, एक दिन बांग्ला बुला लो, रहेंगे, बच्चा से खेलेगा, क्या दिक्कत है। बहुत फोर्स किया। मैंने कहा कि नहीं, कुछ दिक्कत हो जाएगा। फिर बोला कोई दिक्कत होगा तो हम लोग हैं। ये उन लोगों ने बोला है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन लोगों ने बोला है। तो मैंने माँ पिताजी को बुलाया, और एक दिन रहा, दूसरा दिन के बाद ही देख रहे हैं कि मैं जब ड्यूटी में गया तो पूरा हल्ला हल्ला, पिताजी यहाँ से फ़ोन आया, दूसरे एक व्यक्ति ने गार्ड ने कि घर में ऐसा ही हो गया है। मैं आया तो देख रहा हूँ पूरा एकदम महाभारत रचा हुआ है। पिताजी बोला बेटा हमको यहाँ से हम जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत दिक्कत है, देखो हमको ज़बरदस्ती बोलवा के वीडियो बना रही है कि ऐसे ऐसे बोलिए, सेवा करते हैं कि नहीं, तो हमको अनकम्फर्ट फील हो रहा है। हम बोले ऐसा क्यों किया, इसी बीच में थोड़ा बहसा बसी हो गया। तो फिर हम बोले ठीक है माँ पिताजी अब चले जाएंगे। तो माँ पिताजी फिर उसके बाद चले गए, और विश्वास कीजिए एक महिला आयोग की अध्यक्ष के सामने और भी कई मान्यगण्य के सामने मेरे माँ पिताजी तक को पाँव तक नहीं छूती है, प्रणाम तक नहीं करती है। ये झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी सरन, जो 5 साल से केस को देख रही है, उसको आप लोग ये पूछ सकते हैं कभी भी यदि आपका व्यक्तिगत रिश्ता होगा तो। उसका नंबर हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनका भी निजी जिंदगी, क्यों उसको डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद जब वो घर चली गई तो उसके फिर एक दिन बाद एसपी रामगढ़ को लिख के देती हैं, मतलब कि इसी साल शायद जो है बाबू का जो बर्थडे था, मतलब कि 2 अक्टूबर नवंबर के आसपास होगा, कि मेरे माँ और पिताजी ने इनको गैस जलाकर मारने का प्रयास किया। और मैंने इसमें महिला के अध्यक्ष सहित कई लोगों को किचन को दिखाया। किचन इतना वेंटिलेटर इतना ही है कि वहाँ गैस खोल के जला देने से भी कोई नहीं जलेगा। और मेरी माँ ने आज तक गैस देखा नहीं है। लकड़ी उकड़ी से खाना बनाने का जिंदगी भर उसका रिवाज रहा है, वो बनाई है, अभी भाभी लोग खाना बनाती है, और वो गैस तो आज भी नहीं जला सकती है। और लिख दिया लिखित एसपी रामगढ़ को कि उन्होंने जला करके मारने का प्रयास किया। इस प्रकार से ये एपिसोड खत्म था कि अब मेरे घर का कोई भी व्यक्ति इनसे नहीं मिल सकता, नहीं तो बहुत ही खतरनाक अंजाम होगा। तो इसके बाद ये तय हो गया था कि अब मेरे माता पिता सही, मतलब चूंकि इस 5 साल में केवल मेरे माता पिता 2 बार मिला, मैं बता दिया, बाकी कोई नहीं मिला, और किसी प्रकार किसी माध्यम से किसी से इससे कोई संपर्क नहीं रहा। तो माँ पिताजी बंद हो गया। लेकिन इस 5 साल में इनका खास करके मेरे 2 भाई प्रकाश और चित्रंजन भैया, और मेरे भाभी लोग, मेरे भतीजे लोग, इन लोग पर लगातार मैसेज, लगातार कॉल, 4-4 बजे तक मैसेज करके लगातार टॉर्चर जारी है। सैकड़ों हजारों मैसेज अभी उन लोग के फ़ोन में होगा। लेकिन हम बोलते थे कि रिप्लाई मत करो, ठीक है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, छोड़ो तुम लोग अपना जिंदगी करो ना, इग्नोर कर दो, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आप लोग अपना रहिए। इस बीच में हम कभी कभार छुप करके रात को घर जाते थे। ये हमारे बड़ी पदाधिकारी को पता होगा। रात को 1 घंटा 2 घंटे गए और निकल के चला है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे जाने से बहुत भयंकर झगड़ा होता था। मतलब मैं घर नहीं जा सकता था। इस 5 साल में एक दिन भी छुट्टी लेके मैंने घर में नहीं रहा। पूरे गांव में, पूरा गांव का लोग तो जानता होगा, मेरी गांव की लाइफ खत्म कर दी, केवल इस डर से कि हिंसा ना हो। मैं गांव जाऊंगा, इनको शक होगा कि मैं गांव में क्यों रह रहा है, माता पिता को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो हिंसा हो जाएगी, इसलिए मैं गांव जाना छोड़ दिया। देखिए माता पिता का एक प्रेम है, आप सब जानते हैं। हम बीच बीच में जब भी होता है, हफ्ता, महीना, 2 महीना, जब जैसे मिले, कभी टाइम फ्री या बोकारो में कोई ऑफिशियल काम से या और कहीं काम से, तो 1 घंटा आधा घंटा के आसपास रह करके खाना वाना खा के माता पिता 5 होके मैं आ जाता था। यानी घर से भी मेरा ठीक से एक्टिवली उस तरह का रिलेशनशिप नहीं रहा है इनके कारण से। तो इस 5 साल में आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे घर के लोगों को इनसे कोई संबंध नहीं रहा।
और उनके द्वारा इसको कोई रिप्लाई भी नहीं किया गया मैसेज का। और लगातार उस अभी बता रही है कि उनके भाई ये कहा, ये करता, वो करता है। इतना सरासर झूठ की बात है ये कि इसका कोई एक सीमा नहीं है। तो इस बीच में पूरे 5 साल में आप देख रहे होंगे कि मैंने हमेशा कभी भी रिश्ता को बिगाड़ने वाला काम करने का कभी कोशिश नहीं किया है। हमेशा मैंने इसका देखिएगा फेसबुक में मैं ही फोटो बच्चा है इसके वाइफ के साथ कितना बार डाला हो इस बीच में देख सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा नहीं डाला गया। आप देख सकते हैं इसका फेसबुक का वाल चेक कर लीजिए। इनके इस पूरे एपिसोड में मैं पूरे विश्वास के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इनका एक ही इरादा है कि मैं कहीं घर लूँ। एक रामगढ़ में एक ज़मीन भी देख लिया गया था, लेकिन हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, सीमित है। इस 5 साल में आपको सबसे बड़ी बात की मैं बता दूं कि इनके बारे में पूर्व का इतिहास को मैं पूरा जानते हुए भी कभी भी मैंने उस इतिहास को, पास्ट को लेकर के इनको मैंने कभी भी ना ताना मारा, ना टॉर्चर मारा, ना या कभी आप मुझे फेसबुक में, सोशल मीडिया में देखे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया, कभी भी देखे हैं? आप नहीं देखे होंगे। आपको मैं बता दूं कि इनका 2014 में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक पीसीएस अधिकारी के खिलाफ रेप केस हुआ, तिमारपुर थाना में हुआ, दिल्ली में। दूसरा केस 2015 में एक व्यक्ति के पे हुआ, और एक केस हुआ 2016 पे, वो भी पीसीएस अधिकारी है। मैं आपको कुछ केस का मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट में भी दिखाऊंगा। एक देखिए कि जो एक बलात्कार का केस जो है 322/2016 है, कर्नलगंज थाना, इलाहाबाद। इसमें आरोप लगाया गया है अधिकारी पर कि इसने जबरन उसके खिलाफ शारीरिक संबंध बनाकर बंधक बना लेने का आरोप है। और इस केस का नतीजा ये हुआ, पुलिस ने इसका जो अंतिम रिपोर्ट भेजा उसमें लिखा है कि वादिनी का मूल पता और अन्य तथ्य भ्रामक है और महिलाओं के संबंध में पीड़िताओं के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग उक्त विवेचना में प्रकाश में आया है, जैसा कि साक्ष्य विहीन विवेचना का प्रचलन गैर न्यायिक व विधि विरुद्ध माना जाता है। ये पुलिस अंतिम रिपोर्ट भेजती है, लेकिन इन्होंने जाके फिर कोर्ट में इस केस को, मतलब ये केस खत्म हो गया, मतलब इनको बोला कि इन्होंने विधि विरुद्ध गलत काम करके, गलत तरीके से फंसा के केस किया है उस अधिकारी पर, लेकिन ये फिर कोर्ट में जाकर के उस केस को ओपन कराया, फिर 164 का बयान कोर्ट में आके किया, और अभी केस अभी पेंडिंग है। अभी पुलिस के पास ही फिर से केस पेंडिंग है, अलग तरीके से फिर केस में जाँच हो रही है। अधिकारी आज भी वो परेशान है, उनसे मैं कई बार बात कर चुका हूँ। दूसरा बलात्कार का केस जो है 330/2014 है। इसमें अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि वह जबरदस्ती बलात्कार करने और पोर्न सीडी वितरित करने का आरोप लगाई है। और आवेदन में यह भी लिखा हुआ है कि वह मनोविकृत, माने कि मानसिक मनोविकृत संबंधित इलाज करा रही है, मतलब कि साइकोटिक ट्रीटमेंट करा रही है और डिप्रेशन में है। वो एफआईआर में खुद लिखती है, और हमने उसका एक सर्टिफाइड कॉपी निकाला है उस कोर्ट से। ये कोई मैं मुंह से नहीं बोल रहा, एक जिम्मेदार आदमी बोल रहा हूँ, मैं गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। ये मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वो हमारे पास पूरा है। तीसरा जो एक एफआईआर में लिखा है कि अभियुक्त के खिलाफ शारीरिक शोषण करने और बहुत सारे मसाले वाला वीडियो रख करके लोगों में बांटने का आरोप लगाई गई है। इसमें भी आवेदनवादी ने खुद को बताया है कि हम डिप्रेशन की शिकार हैं। 3 एफआईआर हो गया। चौथा एक है 108/2015 वाराणसी कैंट, और 5वां 150/2015 गोमती नगर में हुई। इसके अलावा भी हमको अनऑफिशियली पता चला है कि कम से कम दर्जनों इन्होंने लोगों पर एफआईआर किया है, लेकिन उसकी हमको सर्टिफाइड कॉपी है, हमको ऑफिशियल जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। 5 की है तो मैंने 5 की बता रहा हूँ, शादी से पहले। और हम पर जो की है वो 3 हमारी फैमिली पर वो अलग है, यानी इसको छोड़ दीजिए। इतना जानने के बावजूद भी मैंने सोचा कि चलो पास्ट है, आखिर है तो एक नारी है और एक बच्चे की माँ भी है। मैंने कभी भी इस बेसिस पे आधार पर मैंने कभी भी ना तो डाइवोर्स, ना वो जो जुडिशियल सेपरेशन का केस तो उसको एक्टिव करने की कोशिश पिछले 5 साल में नहीं किया। मैंने सोचा चल रहा ठीक से चलेगा, लेकिन इनका जो इरादा है और जो बाकी भी 5 रेप केस हुआ है, उनका जो कहना है कि उनका केस करना, सेटलमेंट करना और कुछ पैसे ले दे करके ख़त्म करना, यही उद्देश्य रहा है। मैं विभाग को कई बार बता चुका हूँ कि इनका भी उद्देश्य है कि हम डाइवोर्स के लिए बात करें और कुछ पैसे दे करके इससे छुटकारा पा लें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। पैसा कहाँ से लाएंगे? यहीं के एक एसडीपीओ है, डीएसपी है, उनके पास अगर बात हो भी गया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है 50 लाख में बात करते हैं, तुम लोग अलग अलग रह जाओ, अलग अलग हो जाए डाइवोर्स लेकर के।
तो मैं एक सोच भी लिया था कि लोन वोन लेकर के ख़त्म ही कर दिया जाए, तो कम से कम दोनों चीज़ खुशी शांति से रहेंगे। अब क्या होगा, जो होना होना। और मेरी सौगंध है कि यदि आगे ऐसा कुछ होता भी, चूँकि अब मैं कानूनी तरीके से बढ़ूँगा, मैं आपको इस वीडियो में आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि कागज़ भले कहीं दब जाए, मर जाए, छुपा दे, लेकिन ये वीडियो चूँकि यूट्यूब में मैं डालूँगा, तो ये वीडियो हमेशा रहेगा कि मेरी एक एक ब्लड, एक एक खून, एक एक किडनी जो है, या मेरे जीवन में जो कुछ भी है, ये मैंने कोर्ट में लिख के भी दे चुका है। ये मैं कम से कम 15 दिन पहले भी मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि मेरा कुछ भी जो होगा मेरे जीवन का, मेरे हिस्से में जो भी कुछ होगा, वो मेरे बच्चे का ही होगा। और इसमें कोर्ट संरक्षक की भूमिका निभाए, और जब तक बालिग हो जाएगा, नहीं हो जाता है, तब तक कोर्ट संरक्षक की भूमिका निभाए, बालिग होने के बाद तो बच्चों को दे, लेकिन इनको नहीं, जो मेरे जेन्युइन, क्योंकि इनसे मुझे बहुत एक डाउट है, मुझे शक है, कभी भी मुझे पति के रूप में नहीं मानी है, जिसका कारण, और जो सोशल मीडिया में इतना आप देख सकते हैं, ये कभी माइंडगन व्यक्ति से झगड़ा सुलझाने का काम नहीं करती है। महिलाएं के अध्यक्ष है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में है, एसपी है और भी है, वो नहीं करता, बोलता सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? तो फिर सोशल मीडिया में मेरा चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब, मैंने उस आवेदन में भी लिखा है कि यदि मुझे ऐसा डाउट है कि कहीं जहर और खा के कुछ करके मेरी यदि मौत हो जाती है, हत्या हो जाता है, जहर खाने में दे देगा, तो ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि वो जहर खुद से आत्महत्या करके खाया है या कोई दिया। फिर तो फिर बेकार हो जाए, मेरे बदले नौकरी मिल जाएगी वाइफ को, हमारा पूरा खानदान से ऐसे ही टूटा हुआ, सब खत्म। तो मैंने वही लिखा है कि ऐसा कोई लाभ इनको नहीं मिलना चाहिए। मैंने कोर्ट को ये अवगत कराया है, यदि मैं मरता हूँ तो सारा चीज़ जो कुछ भी मेरे बच्चे को मिलेगा, बालिग होने तक कोर्ट संरक्षक की भूमिका निभाए। तो बच्चे के बारे में जो प्रेम की बात है, जो लोग जानता है, देखा है, मैं किसी भी जगह में मैं चुनौती देता हूँ, किसी को यदि दृश्य देखना हो तो किसी भी जगह बच्चे को खड़ा कर देंगे, माँ और बाप के जगह में बच्चा बाप से ही पास जाएगा, वो नहीं जाएगा किसी के पास, चुंबक की तरह चिपक जाता मेरे पर, इतना प्यार करता है बच्चा। और मैंने ये बात बता दिया कि मेरा जो कुछ है, सब कुछ है, इस वीडियो को भी जिंदा रहेगा, यूट्यूब में रहेगा तो हमेशा रहेगा, मेरा सब कुछ मेरे उस बच्चे के लिए ही है। तो ये सेटलमेंट हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं, अब एक चीज़ बता रहा हूं कि ऑनेस्टी के बारे में पिछले 1 तारीख के बाद से लगातार मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, लाखों का रहा है, करोड़ों कमा रहा है, ये कर रहा है। मैंने अलग अलग समय में फेसबुक के माध्यम से और मीडिया के, यहाँ रामगढ़ के मीडिया के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम में, या जितने भी लोग मेरे कार्यालय में, ऑफिस में लोग आते हैं मिलके कोई आवेदन लेके, आप भी कोई इसको चोरी छुपी स्टिंग ऑपरेशन करके मेरे ऑफिस में कोई जेन्युइन समस्या लेके आ जाइएगा, या ऐसे भी चेक करने के लिए फिर मेरा रिएक्शन क्या रहता है, आप जरूर देखिएगा, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक भी माफिया यहाँ पे अब रामगढ़ में कोई सर उठा कर नहीं जी सकता है, इस स्तर का मैंने यहाँ तोड़ा है। माफियागिरी यहाँ लगभग खत्म हो गई है रामगढ़ में। आम आदमी, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आम आदमी जानता हो, आम आदमी आज इतने सुकून से रह रहा है, वो सर उठा के कहीं चल सकता है। किसी की धौंस दबंगई, गुंडागर्दी इस रामगढ़ में, मेरे सब डिवीजन में नहीं चलता है, ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ। यदि है तो आप मुझे प्रयोग करके देख लीजिएगा, फोन करके देख लीजिएगा, विदिन चुटकी मिनट सेकंड हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। और ये केवल ऑनेस्टी के दम पे होता है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई यदि घुसखोर हो जाएगा, पैसा ले लेगा तो फिर ऐसा कर देगा। इस बात को, सामान्य फार्मूला, मैथ की फार्मूला को आप लोग भी जानते हैं। ईश्वर है, माँ पिता है, बच्चा है, जो भी है, अरे आपकी जो भी बद्दुआ है, एक भी चोरनी यदि मैंने किसी से घूस लिया है ना, तो मेरा तत्काल प्रवाह से मेरा विनाश कर दे। खैर, इसको मैं प्रमाण पत्र में बार बार सोशल मीडिया में नहीं दे सकता हूँ, मीडिया में वीडियो बना कर नहीं दे सकता हूँ। रामगढ़ की तो जनता जानती है, जो मेरे पास इतने अभी हजारों लोग मिले होंगे वो तो जानता होगा, उनकी दुआएं तो है। अभी बोल दिया कि 20 लाख 16 लाख लिया और उससे 5 लाख ले लिया, तो व्यक्ति तो गरीब है, मजदूर, अभी भी मार्केट में बेचता, सब जाकर पूछ सकते हैं, उनको भी तो बच्चे हैं। मतलब इस स्तर का गिर सकता है एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। आपके पूर्व में इतने खराब पास्ट है, लेकिन कभी मैंने आपको उसका नीचा नहीं दिखाया। 5 बलात्कार का प्रयास और उससे सेटलमेंट के बाद क्या क्या हुआ है, वो व्यक्ति को मैं कोर्ट में खड़ा करूंगा, सब राजी है आने के लिए। लेकिन मैं इसको सार्वजनिक रूप से आपके चरित्र को हनन नहीं कर रहा हूँ। आप महिला है, आपके चरित्र का हम सार्वजनिक रूप से मंच पे हम प्रदर्शन करने की चीज़ आप नहीं है, इसीलिए कभी भी आपके चरित्र पर मैंने नहीं बताया। इतने केस होने के बाद भी यदि आपके चरित्र पर मैं नहीं आज तक कहीं बोला और अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर क्या धैर्य है और मेरे अंदर की क्या व्यक्तित्व है। जिसको जो गाली देना है दीजिए, मैंने आपके चरित्र पर अभी भी अवैध संबंध का किसी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने क्या कहना है कि 60 लाख का घर बना लिया है। देखिए, हमारे घर के पास एक मैदान था, पहले इलेक्ट्रिकल प्लांट था, एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगा है, बहुत बड़े व्यापक पैनल पर 25-30 हज़ार लोग मजदूर काम करते हैं।
बोकारो सिटी से थोड़ा ही कैपेसिटी में कम होगा। अभी मेदांता उसको खरीद लिया है, वहाँ हम लोगों ने ज़मीन वगैरह दिया है, तो हमारा उसमें मिल करके घर बनाया है। और मेरा जो गांव का भी घर है ये 2011 के अंतिम कंस्ट्रक्शन है। आप सभी के ज़मीर को और सभी की ईमानदारी को, सभी के नैतिकता को चुनौती मैं देता हूँ कि मेरा जितना बोकारो की जो मीडिया वाले ने जो इतना बेरहमी से एकदम जो गंदगी से जो चलाया आपने न्यूज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ईश्वर, आपका बच्चा, बाल बच्चा कभी खुश नहीं रहेगा यदि आपने किसी गलत इरादे से चलाया है, तो आप किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी तकलीफ से आप मरेंगे। आपको चुनौती देता हूँ। ये वर्षा श्रीवास्तव बार बार मुझे वीडियो बना के बोल रही है कि इतना आलीशान बंगला, टाइल्स वगैरह सब बना दिया है। आपको चुनौती देता हूँ। शहर से 12-13 किलोमीटर गाँव दूर है, 15 मिनट लगता है, आप चल जाइए। अब तो रोड अच्छा बन गया है। मेरे घर में पूरे गांव में पता कर लीजिए, जो मिस्त्री ने घर बनाया उसको पता कर लीजिए। 2011 में अंतिम बार वो घर मेरा बना है। कंपनी के को ज़मीन दिया गया था, उससे बहुत सारे पैसे मिले थे। वो गांव के आसपास के और भी लोग घर बनाया उसी से। 11 के बाद 2021 में उस बने हुए घर का पचौड़ा हुआ है। 2021 में लगभग 10 साल के बाद पचौड़ा करने में उस घर को 10 साल लग गया। और 2022 में अभी हमारा उसी घर का ऊपर में एक हॉल है, सीढ़ी घर है, जो आधा उधरा बना हुआ था, उसको ढलाई के लिए अभी ढलाई भी नहीं हुआ। ढलाई हो चुका है, अभी उसका लकड़ी नहीं खुलाया है। पूरे गांव में किसी मीडिया को चुनौती देता हूं, आप अंधा नहीं होंगे, उसको जमीन को, उस कंस्ट्रक्शन को देख के बता सकते हैं कि अभी लेटेस्ट 6 महीने में या पिछले कुछ समय में कौन है या पुराना कौन है। आप जाके देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। और ये इतना प्रोपेगेंडा करके हमारे परिवार को, हमारे चरित्र को इस तरह से हनन कर रहा है। तो मैं आपको चुनौती देता हूँ, मेरे घर में आप जाके देखिएगा। बार बार बोल रहा है कि आलीशान ये टाइल वील लगा है पूरे घर में। एक मेरे भाई जो कि सरकारी शिक्षक है, उन्होंने एक 10 बाय 10 छोटा सा रूम होगा, उस घर में टाइल भी चिपकाने वाला टाइल है, महंगा टाइल नहीं है, बहुत पहले लगाया है, कम से कम 8-9 साल पहले। उसके अलावा पूरे घर में कहीं भी कोई टाइल यदि है तो आप जाइए, कैमरा लेके मीडिया में इतना नंगा नाच की आप जाके दिखा दीजिए। और वर्षा श्रीवास्तव को उस बात को आप दिखाइए कहाँ टाइल मेरे पूरे घर में कहीं भी लगा है, तब बताइए। इतने दिन के नौकरी में ना मेरे पास कोई सरकारी गाड़ी, निजी गाड़ी है, कोई गाड़ी खरीद पाया हूँ, ना घर बना पाया हूँ। एक घर बनाने के लिए लगातार ज़मीन देख रहा हूँ कि लोन लेके घर बनाऊँ, लेकिन वो भी अब इस हिंसात्मक माहौल में अब वो भी पेंडिंग हो गया है। अब जो है नौकरी जाए रहे, लेकिन अब वैसा हम करने नहीं जा रहे हैं। दूसरा आरोप ये ऑनेस्टी और ये जो घर वाला जो लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, तो उसको और आप लोग को चुनौती है। आप लोग जरूर जाइए, और यदि आप लोग ईमानदार है तो इनकी उस बात को काट कर पूछिए और उनसे सवाल पूछिए, इतना क्यों आरोप लगा रही है। हमको बर्बाद कर देना चाहते ताकि इससे हम छोड़कर डाइवोर्स लेकर के सेटलमेंट करें, लेकिन नहीं करेंगे। हम जुडिशियल सेपरेशन का केस को एक्टिव करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिए हैं। यानी अलग अलग तो रहेंगे, लेकिन डाइवोर्स ना देंगे ना लेंगे, बच्चा का भी मैटर है। हम डाइवोर्स लेके आपको पैसा देने वाले नहीं है, ये आप निश्चित मान लीजिए, किसी कीमत पर नहीं तो नहीं। कई बार बोलती है, फोन आता है, जूता ले लेता है। अरे भैया, अभी हम लोग क्रिकेट मैच टाटा के द्वारा आयोजित किया गया, हम लोग सरकारी में कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें ट्रैक सूट, एडिडास का जूता, टी शर्ट, ये सब मिल जाता है। कम से कम 8 जोड़ जूता इसी तरह से मिला, ये बात उनको ही पता है, लेकिन हमको बेइज्जती करने के लिए लोग मीडिया में बोलती है। फोन जो लिया गया है 4,500 का इंस्टॉलमेंट कटता है एप्पल फोन और आईपैड में, और मेरे क्रेडिट कार्ड से नहीं, मेरे एक बहुत पुराना दोस्त में, और हर महीना उसको हम 4-4 हज़ार भेजते हैं, उसका ही मेरे पास सारा स्टेटमेंट है। और एक बात रही कसर अवैध संबंध की, तो मैं अवैध संबंध की बात बताता हूँ। जिस समय इनको जब भी लगता है जिससे मुझे ये नीचा दिखा सके, या मैं दबाव में आऊँ, मैं परेशान हो जाऊं, वो काम ये करती है। 2017 से लेके 2020 के बीच में मेरी 2 भतीजी का शादी होने वाला था, और दोनों हो भी गया। तो उनके बारे में लोगों को ये कहते थे कि मैं रंगे हाथ उनको अवैध संबंध करते हुए पकड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी हुई। जो जहाँ शादी हुआ नहीं टूटा, शादी के बीच में जब रिश्ता बन गया तब भी ये बात वहां बताया था, लेकिन समझदार लोग हैं, उन्होंने शादी हुआ, दोनों भतीजे का शादी हुआ। हुड़दंग करने के लिए भी मैंने एक आवेदन वहाँ दिया था, हुड़दंग करने के शादी रुकवाने के लिए चली गई थी। जब उन लोग का शादी हो गई तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप एक फ़ोटो देखिएगा इसमें, ये देखिए मेरा ये 1 अगस्त 2020 का फ़ोटो है। मैंने लिखा है, गांव में रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार है बनो। मैं जब डीएसपी बना तब मेरे गाँव की लगभग 15 लड़की, और ये हर स्वर्ण से लेके पिछड़े से लेके, ये जो बहन है मेरी पिछड़ी है, और राजपूत सब ब्राह्मण सब बहन रहा, मेरे भी कास्ट के लड़का लड़की 15 लड़कियां कम से कम। और भी लोगों को मैं, जो कि ग्रामीण आयस में मैं ऐसे भी गाइड करता हूं, बहुत लोगों को मैंने कोशिश किया था कि मैं कम से कम 1 दर्जन अफसर में बनाऊंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा, क्योंकि लड़कियों को कोई गाइड नहीं करता है। सब मेरे से 15-20 साल छोटे हैं, सब बच्ची हैं।
और ये देखिए राखी बांधते हुए, देखिए आप फोटो देख सकते हैं इसमें तीनों का। मैंने गाइड करना शुरू किया, इसमें से 5 लड़कियों ने इस बार जेपीएससी का मेंस लिखी है इस बार, और 4-5 लड़कों ने भी जेपीएससी का मेंस लिखा है। जब सब रास्ता, और ये लड़की जो है ये मेरी बहन है, सगी बहन से भी बढ़कर है, खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। ये बहन का भी पूरा मैसेज के मैं दिखाऊंगा, ये और 4-5 और हमें हमेशा आंसर राइटिंग लिख करके पीडीएफ बना करके मुझे मेरे मोबाइल में भेजती थी। उसको मैं चेक करके ऑडियो बना के, मेरा नियम है कोई भी मुझे आंसर राइटिंग करता है तो उसमें ऑडियो व्हाट्सएप बना के बोल देता हूँ, इसमें ये लिखना, ये करना, ये कमी है, ये कमी, ये करनी, ये मेरा हमेशा से रहा। इनको ये रास नहीं आया। जब दोनों मेरी भतीजी का जब देखा कि कुछ नहीं हुआ, हर इस भतीजी के पहले भी 2 मेरे डीएसपी पर आरोप लगा दिया था, उसके बाद मेरे ही बैचमेट 2 डिप्टी कलेक्टर पर आरोप लगा दिया था, जो पिछले बार 2017 में रामगढ़ में था, एक वीडियो थे, एक दोनों पर अवैध संबंध का आरोप लगा दिया था। तो जहां इसको हमको नीचा दिखा सकती है वहां वो नीचा से, खाली माँ को छोड़ करके मेरी सभी भाभी सब पर ये आरोप लगाई है अवैध संबंध का। हम 4 भाइयों में अभी 3 भाई अपनी पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, दादी के साथ संयुक्त परिवार में हम अभी रहते हैं। तीनों भाभी को कभी उस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई है आज तक। सोचिए कि 20-22 साल से, 94 में मेरे बड़े भाई का शादी हुआ है, 94, 22 साल, 28 सालों से रह रहे हैं तीनों भाई और पत्नी, लेकिन कभी भी हिंसा या कला अलग होकर नहीं, एक साथ ज्वाइंट फैमिली में खाते हैं। 2 भाई टीचर हैं और वही मेदांता में जो जमीन दिया था वहाँ एक भाई नौकरी करते हैं। तीनों भाइयों का वेतन ऑलमोस्ट मिला दीजिएगा तो लगभग 1,70,80,000 है मेरा छोड़ करके। लेकिन फिर भी मेरे घर में ना, मेरा अभी तक 4 व्हीलर नहीं खरीद पाए हैं, खर्चा भी उसी तरह से हो जाता है। ये कह रही है कि मेरे घर में छापा मारे, ये मारे, तो मैं आप आग्रह करता हूं मैं सभी से, सरकार से, कि बिल्कुल मेरे घर में छापामारी करे, जांच पड़े, और जो लोग अकाउंट का बता रही कि मैंने अकाउंट में इसी से कैसे डलता है, सबका चेक करें, बिल्कुल करना चाहिए। और यदि नहीं होता तो उस पर मेरा आग्रह है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर जरूर कार्रवाई करें, क्योंकि इनकी अब तक 100% झूठों से लोग या तो आत्महत्या कर लेगा या किसी को खुद मार देगा जाकर के। लगातार वीडियो में जिस स्तर से ये प्रताड़ना का एक अंतिम सीमा पार कर दिया है, ये क्षम्य नहीं है। लेकिन मेरे पेशेंस है, मेरा धैर्य है, मैं इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता हूँ। और ये आप लोग देख रहे हैं, इतना वीडियो के बाद मैं आज बना रहा हूँ तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। एक और इसमें है, हाँ, तो एक इसमें एक जो बहन है तो ये मुझे भेजती थी, और ये जो सिस्टर है, जब मुख्य परीक्षा से 10-15 दिन पहले, 15-20 दिन, 1 महीना पहले की बात है, पता नहीं इनको क्या हुआ, अचानक उनके वहां पे जाके लालपुर थाना में चली गई। लालपुर थाना के एक अफसर को बोला कि मैं एसडीपीओ रामगढ़ की वाइफ हूँ, देखिए हम दोनों के बीच में एक लड़की बार बार मैसेजेस परेशान करके हम लोग का रिश्ता को तोड़ने का फेरा कर रही है, उसको थोड़ा समझा दीजिए। नया बैच का 2018 बैच का दरोगा था, अभी जरूर सुन रहा होगा, यदि झूठ बोल रहे होंगे तो हमको गाली देगा। उनके बैच में 3000 से 4000 दरोगा है, मैंने सब इंस्पेक्टर है, हमको थूकेगा, हमको आइडियल नहीं मानेगा, फिर कि झूठ बोलता है, वो भी सुन रहा होगा। उनको बोल दिया कि ऐसा ऐसा परेशान कर रहा है, नया बैच रेस में आ गया। लड़की को बुलाया कि कहाँ हो, तो बोला हम तो लालपुर में है। तो बोला ऐसा ऐसा बात है। वो लड़की इतनी सीधी है कि 10 मिनट में 10 बार बोलिएगा तो आवाज़ नहीं लगाती है, माँ सब्जी बेचती है। और जेपीएससी मेंस लिखी अपने बल पे बिना कोचिंग का। आज तक इस बच्ची ने कहीं कोचिंग नहीं किया, किसी भी सिविल सेवा का कोचिंग नहीं की है, और यूपीएससी से मात्र 2 नंबर छूटा था, और इस बार 100% यूपीएससी पीटी पास करेगी, और जेपीएससी पहली बार में जेपीएससी पीटी पास कर गई बिना किसी कोचिंग का। इतनी मेहनत करती है। तो इस बच्ची को बुला लिया, बच्ची से समझ नहीं आया तो बोला कि तुम लिखो आज के बाद किशोर कुमार रजक को कभी मैसेज कॉल नहीं करोगे, तुम्हारे कहाँ से झगड़ा हो रहा थी। बेचारी दबाव में लिख दिया, कुछ बोलने भी नहीं दिया वहाँ का जो अफसर था। जैसे ही लिखवा लिया उसके बाद वो हमको बोल रही है कि अब तुमको दिखाते पूरा दुनिया को हम बताएंगे तुम्हारा अवैध संबंध के बारे में। ये 2000 अक्टूबर की शायद बात है। हमने क्या बात हुआ, तब देखे तो मेरा दिमाग ही हो गया। तो मैंने वहाँ सिटी एसपी को फ़ोन लगाया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, एक मेरी सिस्टर है अपनी, इनको इस तरह से गलत तरीके से, इतनी सीधी है, आप लोग जाके मिलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लड़की कितनी सीधी है। उससे इस तरह से गलत तरीके से दबाव बना कर लिखा लिया है। और जो अफसर था उससे बात किया, उनको मैंने समझाया, सिटी एसपी से बात किया, तो लोग बोला कि नहीं ये तो गलत हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सब सिंपल है, उसको हम कर देते हैं। तो उसके बाद ये देखिए लेटर, उन्होंने तुरंत एक लेटर बोला कि आप लिखिए थाना में ही। तो ये लेटर में देखिए साफ तौर से लिखा गया है कि जो मैंने इस दबाव में लिखा गया था
और मेरे भाई से पूरा पढ़ लीजिएगा कि परेशान किया, दबाव बनाकर भैया एसडीपीओ रामगढ़ किशोर रजक के साथ कभी बात ना करने एवं ना ही कहीं फ़ोन करने एसएमएस करने की बॉन्ड मुझे जबरदस्ती लिखवा लिया। अतः ये है कि पुराना को खारिज करते हुए तुरंत उसमें देखिए इसका रिसीविंग है, और ये जो लिखी थी इसका रिसीविंग भी नहीं हुआ। तो इस तरह से आज इस बहन पे, ये बहन दूसरी जाति की है, और भी एक राजपूत भी है, एक ब्राह्मण भी थी, सब खैर उन लोग पर नहीं हुआ, कुछ लोगों का शादी भी हो गया। क्या पता अगला वो टारगेट हो जाए। आपको सौगंध खा के कहता हूं, इन्हीं कारणों से मैं अब किसी भी बहनों से बात नहीं कर पाता हूँ, डर से, या इग्नोर कर देता हूँ मैसेज का। मैं सोचता हूँ फिर किसी कह देगा तो उसका शादी उदी, पूरा दुनिया उसके कैरेक्टर पर बहुत बड़ा लंचन हो जाएगा। आज उसकी पूरी फैमिली रो रहा है। एक कुर्मी समुदाय से है, इस झारखंड की दूसरी बड़ी आबादी कुर्मी समुदाय से ही है, और उसके माँ बाप इतने देखिएगा तो आपको दया लगेगा। ये रो रहे हैं, मेरे घर जाके देखिए तो हम लोग को बचपन से भाई रहा है, ऐसा काहे कर रही है वर्षा। मजबूरन में उनके लिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। आज तक मैं कभी वीडियो नहीं बनाया था। और बात है मेरी तीनों भाभी पर, मेरी बहन पर, मेरी और भी मेरी रिश्ते में बहन पर, मेरी दोनों भतीजी पर, सब पर ये अभी समझ कर लगाई है। खाली माँ छोड़ करके कल दिन माँ पर भी लगा देगी। और ये ऐसे बोलती है कि मैंने अपने हाथों से उठाया है। एक समय 99% लोग विश्वास कर लेगा, क्योंकि लोग एक तरफा सुन के ही विश्वास करते हैं। आप तो देख ही रहे होंगे कुछ लोग ऐसे ऐसे मतलब गंदे संस्कार के लोग ऐसा करते हैं। खैर उस पर नहीं बोलूँगा मैं। तो उस पर अचानक से पता नहीं क्या हो, उस पर उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मुख्य परीक्षा देने के बाद पिछले 3 महीने से भी गांव में बेचारी रह रही है। पैसा अरेंज नहीं हो रहा, तो उसकी दूसरी दो बहन अभी तैयारी कर रही है रह करके, चूंकि शहर में मटेरियल वगैरह सब अवेलेबल आसानी से हो जाता है, गांव में नहीं मिलता है, लाइन नहीं रहता गांव में, तो दिन भर उसी गांव के यहाँ में। और आपको मैं बता दूं, इसके कम से कम नहीं तो 30 वीडियो इन्होंने बनाया है। एक वीडियो में, एक बार जो सबसे पहला है, दूसरा वीडियो था, मुझे बताया कि ये सज धज के कभी निकल गया है, लालपुर में है, यहाँ है, इसको कोई इतना मिसगाइड कर रहा है जिसके कारण से रिश्ता यहाँ तक पहुँच गया है। और शायद अब यहाँ से वापसी होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अब कानूनी तरीके से ही जो समझौता कराएगा, कोर्ट कराएगा, माननीय कोर्ट न्यायालय के अलावा किसी का मैं नहीं सुनूंगा। क्योंकि लगभग 100 मान्यगण्य व्यक्ति जो एसपी, डीएसपी, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, महिला आयोग की अध्यक्ष जो 4000 केस टोटल की है, और उनके कई सदस्य, सब मिलकर थक चुका है। ये उनका नाम क्यों नहीं लेती है, या आप लोग उनसे क्यों नहीं फोन करके पूछते हैं महिला आयोग के अध्यक्ष को क्या मैटर है। उनको सारे मैटर बता देगा कि कौन हिंसक है, कौन आक्रामक है, कौन रिश्ते को बर्बादी करने पर तुली हुई है। हर बार इसके नया व्यक्ति होता है। आज झगड़ा हुआ, किसी और व्यक्ति के पास रहेगा, उससे बात करेगा, उससे भी रिश्ता खत्म हो जाता है। ऐसे कम से 1 दर्जन लोकेशन होगा जो बार बार चेंज हुआ है, अभी नया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके द्वारा इस तरह से झूठ बोला जाता है कि कोई व्यक्ति है तो सुसाइड कर लेगा या कोई कुछ कर लेगा। अभी ये बहन के पूरे परिवार इतने परेशान हैं और इस तरह से कह रहा है कि किसी को भी लग जाएगा, विश्वास हो जाएगा। अब इसके 3 बहनें हैं, इनकी शादी होगी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, इनको मुख्य परीक्षा दिया है, इसको उस चीज़ से इनको चिढ़ है और इनको लगता है कि इससे प्रेशर में आएगा, दबाव में आएगा, छटपटाएगा। लेकिन मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति हूँ, इतना आसानी से छटपटाता नहीं हूँ, इतना आसानी से मैं हार नहीं मानता हूँ। इससे पहले 1 महीना पहले लाइव आकर दिखा दिया कि मार दिया, फॉर्म फुला दिया, आँख की रोशनी चली गई। 7000 का मेरे महिला आयोग के अध्यक्ष ने 2 चश्मा खरीदाया। क्या आप पिछले 1 महीना से उसके चश्मा देखे हैं? कहाँ है चश्मा उसका? एक कुछ भी झगड़ा हो नहीं हो उसके बाद तुरंत मेडिकल में इलाज कराती है, ताकि एविडेंस रखने के लिए कल दिन हम दिखा सके कि मारा पीटा है। हम एक अपराधी को थाने में नहीं मारे आज तक, तो इसको क्या मारेंगे? और यदि मारना शुरू करते हैं तो क्या ये रह पाएगी? फिर इतना हिम्मत से बोल पाएगी? किसी की भी पत्नी पूरे भारत में आपने देखा है कि अपने पति के बारे में इस तरह से हर सीमा को लांघते हुए इस तरह से अपमानित कर रही है सार्वजनिक मीडिया पे, और उसके बाद भी ये क्या हमसे क्यों रहना चाहती है? इतना करने के बाद तो फिर आखिर हमसे क्या चाहती है? आप लोग पूछिए ना, आप लोगों से पूछिए, क्या वो रहना चाहती है इसके बाद भी या नहीं रहना चाहती? तो कानूनी तरीके से आप नहीं करें। नियम तो ये है ना कि आपको यदि हमसे नहीं रहना है तो कोर्ट के माध्यम से जो 10,000 पहले से किया हुआ है उससे लेकर अलग रहिए। और पैसा की जहाँ तक बात है, हम कोर्ट जो 2018 के बाद से अभी 4 साल से लगातार 10,000 पैसा हम दे रहे हैं, और वो बैंक का स्टेटमेंट है, हमको फांसी दे देगा विभाग यदि हम झूठ बोलेंगे तो। वो तो ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हम हर महीने में पैसा उसको देते हैं, और घर का सारा बाकी चीज़ हम करते आ रहे हैं, शुरू से यही नियम है। लेकिन इसको किसी ने, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, 2-3 पॉलिटिकल, एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता इनको लगातार ही कर रहा है कि लाखों करोड़ों कमा रहा है। मतलब उनका सिंपल सी बात है कि
हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं रिस्पेक्टफुली और पूरे विभाग के अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग, यदि यहाँ से मैं 1 रुपया घूस कमाऊंगा तो आपके विभाग के हर व्यक्ति को, हर बड़े मान्यगण्य व्यक्ति को पता हो जाता है। ये सब बात छुपता नहीं है। हम पैसा लेंगे, हो सकता पब्लिक को ना पता चले, लेकिन मेरे सीनियर विभाग को पता चल जाता है। हर घूसखोर अधिकारी के बारे में लगभग ऑलमोस्ट सब व्यक्ति को पता चल जाता है। एक भारत के किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी जगह अधिकारी हैं तो इस बात को जानते हैं। तो हम घूसखोर हैं नहीं है, ये बात आप लोग जानते हैं। ये रामगढ़ एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत अच्छा सब डिवीज़न है, लगभग 12 थाना है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। यहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई है और इसके लिए मैं धन्यवाद आजीवन रहूँगा, क्योंकि यहाँ से एक पहचान बनी है। प्रोबेशन भी 1 साल में यही रहा हूँ और रामगढ़ के लोगों के लिए खुल करके कितनी पारदर्शी ईमानदारी से काम करता है यहाँ रामगढ़ के लोग भी जानते हैं। तो यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के, कुछ माफिया, कुछ दलाल एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर वो जान लगा दिया है कि हमको वो यहाँ से किसी तरह से तबादला करवा दे, मतलब यहाँ से ट्रांसफर करवा दे। और उसके लिए बहुत अच्छी खासी हो सकती है कि मेरी वाइफ से डील हो गई हो। एक से एक बड़े बड़े असामाजिक तत्व से उसकी यहाँ पे साठगांठ और संबंध है। फिर भी मैं नहीं छेड़ता हूँ, इससे क्यों फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। हम छेड़ेंगे तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम रिएक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम शक्तिशाली पद पे हैं, हमें बड़े लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए मेरी आक्रामकता आपने कहाँ देखी है, मैंने क्या किया अब तक बता दीजिए आप। ये जो पिछले बार समझौता किया मैंने उस बच्चे के लिए किया, और इन्होंने फेसबुक से लेके हर जगह लिख दिया कि मैंने महिला आयोग की अध्यक्ष और एक कुंटू बाबू बीजेपी के नेता हैं, उनके सामने पांव में छू करके माफी मांगा है। क्या कितना चीज का मैं सफाई दूं, कितनी शर्मनाक बात है। क्या कोई भी दुनिया का आदमी किसी भी जगह जब माफी मांगता है, क्या पांव छू के माफी मांगता है? वो एक महिला के सामने माफी मांगे पत्नी से, आपको लगता है? खरी आप पर विवेक पर बात है। तो इन्होंने नीचा दिखाने की हर संभावना, हर हदें पार कर दिया है। इनके मैं इतिहास बता चुका हूँ, जो भी है मुझे उससे कोई फर्क नहीं था। इनके मैं अभी भी चरित्र हनन नहीं कर रहा हूँ। ये जो कर रहे हैं आप इन सारे चीज़ों को लेकर उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। आपने अभी तक एक तरफा बहुत लोग सुने थे, इस सारे एपिसोड को आप सुन गए हैं। इसके बाद वो कुछ भी आरोप लगा देगी। अब इसको काउंटर करने के लिए बड़ा कुछ कर सकती है, बड़ा कुछ एविडेंस, कुछ मैसेज एडिट करके, कुछ बना करके, बहुत तरह का इसको चीज़ आता है। कुछ ऑडियो बना देगा, ऐसा कि लगेगा हम ही बनाए, बहुत कुछ करके फिर हमको बोलेगा कि ये देखिए ये कर रहा, कुछ कर रहा है। ये किसी का भी नाम लेकर के, मंत्री का नाम लेके कुछ बोल देगा, एक विधायक का नाम लेके बोल देगा, किसी बड़ी पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी नाम लेके बोल देगा कि ये तो ऐसा बोल रहा था। पहला दफा लगता लोगों को लगता है कि हो सकता है बोला होगा। एक लड़का अभी आंदोलन कर रहा है झारखंड का, एक उभरता हुआ जो आंदोलनकारी है, उसके बारे में बोल दिया कि हम उसके साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं। अब वो भी आंदोलन कर रहा है, उससे मेरी कोई बातचीत नहीं। क्या वो उसके पास कोई विधायक है या बहुत कुछ पावर है कि सरकार को गिरा देगा? सरकार कौन गिराता है? विधायक लोग मिलकर गिराता है। वो लड़का ना विधायक है ना कुछ है, आंदोलन करता है, उसका भी नाम ले लिया। मतलब कि वो कुछ भी नाम लेके, कुछ भी करके, कुछ भी बोल सकती है। मैं इतना एक्सक्लूसिव वीडियो इसलिए बताया क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और आज मेरे भाभी, मेरी भतीजी, मेरी और भी बैचमेट, कई अधिकारी और अनगिनत लोगों पर अवैध संबंध का आरोप लगा चुकी है। और इस बार एक बहन पर भी आरोप लगा दिया और उनका पूरा फैमिली सदमे में है और दूसरे समुदाय से है, मेरी सगी बहन से बढ़कर है। उनके बारे में बोला तो मेरा आज विचलित हो गया कि क्या नौकरी में रहें ना रहें, कुछ ना करें, लेकिन अब इतना अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत ही एक गलत बात है। इस तरह से किसी की छवि को आपको सार्वजनिक रूप से धूमिल करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात को आप भी जानते हैं। आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आप किसी कानून के सहारे से आप ले लेते हैं। किसी जहाँ जाते हैं वहीं बोलते कि भाई मुझे पैसा दिला दीजिए, इतनी बात बोलते फेसबुक में कि मुझे पैसा दिलवा दीजिए, फिर हम बात करते देते। आपको पैसा कम, मेरे घर में घर बन रहा नहीं, मेरे पूरे फैमिली पर, पूरे मेरे पर पूरा चित्रण कर रहे हैं। मेरे गांव जाके जो किए हैं वहाँ तो रेप केस कर दिए, फिर उन लोग भी केस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसके लिए कानून प्रशासन करे, इस पर प्रभावित करने के लिए मैं एक शब्द नहीं लूँगा। कौन सही है कौन गलत है मैं वहाँ पर था नहीं, तो जो प्रशासन को लगता है वो अपना निर्णय लेंगे। तो मैं अब कितना स्पष्टीकरण, कितना तर्क और तथ्य दूँ, इसके बाद मुझे पता है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा ब्लंडर लिखेगी, बोलेगी, फिर आपको लगे कि नहीं यही बात है। और मैं हर बार स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मेरा आग्रह है कि किसी के घर, किसी के चरित्र को इस तरह से बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। किसी के बहन, किसी के माँ, किसी भाभी, सबके बारे में कुछ भी आप बोल देते हैं। एक बार जो वीडियो में बोला था कि वो सच धज के गया है, उस समय मैं जंगल में था, 3 दिन कड़ी धूप में, पहाड़ पर्वत, इतना ऊपर खबर, खतरनाक रोड में। यदि कोई पहाड़ चढ़ा उतरा है वो जानता होगा, जो फोर्स में हो वो जानता है। राइफल लेके और खाना पीना नहीं रहता है, कहाँ जंगल में मिलेगा।
2 रात जंगल के पथरीली ज़मीन में सोया था और 3 दिन पूरे धूप को पूरा शरीर में नहाया नहीं, पूरा कितना तकलीफ। और भी लोग कम से कम 70-80 लोग थे, ऐसा बात नहीं। उस बीच में बोल रही थी कि हम लालपुर में जाकर, रांची में जाकर अयासी कर रहे हैं। जब पता चल गया तो सब वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये बोल रहा है कि इस लड़की के साथ में अयासी या कुछ भी रखेल है। ये पिछले 3-4 महीने से गांव में है और जिस जगह में गांव जहां रहती है वहां तो मकान मालिक होगा। आप एक बात बताइए, यदि आप रांची से कम है तो आप जानते होंगे लालपुर वाला जोन जो है स्टूडेंट जोन है, खासकर बहुत छात्र रहते हैं। किसी भी कमरे में, किसी भी हॉस्टल में आप इतना ईमानदारी से बताइएगा, कम से कम रांची दिल्ली नहीं है, रांची के किसी भी महिला के हॉस्टल में या जहाँ महिला रहती है वहाँ किसी, यहाँ तक कि यदि रिश्तेदार का भी भाई है उसको भी नहीं जाने दिया जाता है। रहने की तो दूर की बात, उस लड़की के हॉस्टल में कहीं आप नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते हैं। इतना संकीर्ण मानसिकता के साथ रांची में अभी भी महिलाओं को कमरा दिया जाता है। मैं रांची वाले अच्छी तरह से जानते होंगे, मैं कभी नहीं गया इन लोग के रूम। अब रांची मेरा हेडक्वार्टर है, मेरा कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ होता है तो रांची मुझे जाना पड़ता है। पुलिस मुख्यालय मेरा वहाँ है। हर डीएसपी को किसी भी जिले में यदि उसकी पोस्टिंग होती है तो कोई भी काम होता है, फिटबिट करना, हर चीज़ में रांची सप्ताह में 1-2 बार जाना ही पड़ेगा। हम जाते हैं तो उसमें उसको लगता है कि हम कहीं अयासी कर रहे हैं। मेरे पास हमेशा 2 बॉडीगार्ड रहता है, एक ड्राइवर रहता है, हमेशा प्रोटेक्शन में चलते हैं। घर से निकल गया मतलब गाड़ी, 2 बॉडीगार्ड, एक ड्राइवर रहेगा, 2 आर्म्स के साथ। कहाँ कुछ छोड़ के हम चले जाएंगे? बॉडीगार्ड हमेशा आगे पीछे घूमते रहता है। कोई भी ऐसी प्राइवेट जगह में जा नहीं सकते हम अकेले। लेकिन इस तरह का गंभीर और इतना घटिया आरोप लगाया जा रहा है। आपके विवेक पर है कि आप अपने किसी भी चीज़ को जजमेंट करने के लिए, किसी को इतना नीचा दिखाने के लिए यदि आप ऐसा सोचते हैं, खासकर मीडिया लोगों ने जो किया है। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ पब्लिक, बहुत लोगों को इससे असर नहीं पड़ा है इनकी छोटी बातों से, और पड़ेगा भी नहीं। अब जो करेगा कोर्ट और कानून करेगा। आगे मैं बार इस तरह से उपलब्ध नहीं रहूँगा, लेकिन डेफिनेटली जो वो किसी के निजी व्यक्ति पर, निजी चरित्र पर इस तरह से जो आरोप लगा रही है, आपके बारे में इतना मटेरियल था, इतना रेप केस और इतना सारा मैंने धारा सहित बता दिया, तब भी मैंने इतना कुछ नहीं किया। लेकिन आपने जो किया और जो आपने झूठे बुनियाद पर बिना ये के जो आप कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आगे मैं और कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। आप कुछ भी बना लीजिए, वीडियो, फोटो, कुछ भी बोल लीजिए, मैं स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। ये आखिरी है अब जो मैं न्यायालय और कोर्ट के माध्यम से करूँगा, क्योंकि अब तक मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका था। लेकिन मेरी एनर्जी, ऊर्जा उसी तरह से जैसे मैं हर विकट परिस्थिति में रहता हूँ बना हुआ है। आप मुझे इससे तोड़ नहीं सकते। हाँ, और जाते जाते एक बात कि मेरे घर में अभी जा कर के मेरे 2 भाइयों पर, माँ पर, भाभी पर अभी जो रेप केस और भी मारपीट का केस हुआ है, और उन लोगों ने भी केस किया है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बोकारो पुलिस करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने जो 5 साल के पीरियड में मेरे घर से इनके साथ जो रिश्ता, जो चीज़ होता, और मेरे पिताजी और माँ पर 2-2 बार जो आवेदन लिख के दे दिया गया, इससे हमारी पूरी फैमिली इतना भयभीत था। और इस बीच में इतने बड़े मैसेज, इतने धमकी भरे मैसेज हमारे घर के भाइयों पर और मेरे माँ के मोबाइल पर गया है। तो उन सारे चीज़ों से तंग आकर के मेरे पिताजी ने आज से 15-20 दिन पहले, इस घटना के लगभग 2-3 हफ्ता पहले, मेरे पिताजी ने कानूनी तरीके से मुझे अपने किसी भी संपत्ति से, किसी भी तरह के अधिकार से मुझे बेदखल कर दिया, वंचित कर दिया। ये उनका अधिकार है, ये संविधान उनका अधिकार देता है। और इस अधिकार को यदि मुझे चुनौती देना है तो केवल मैं दे सकता हूँ कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया। हमें भी लगा कि चलो, जब वो ऑलरेडी किसी तरह से हमसे संपर्क में नहीं, हमको बेदखल कर ही दिया, तो हम भी अब उस घर में नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी पत्नी वहाँ पे गई है, घटनास्थल मेरे घर को बनाया है, और मेरे घर में जाकर के ये इतना झूठ बोल रही है कि मैंने उनको भेजा है। उनको पिछले 15 दिन से मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी भी प्रकार का, किसी भी एंगल से, फ़ोन से, मौखिक कोई बातचीत नहीं हुई है। और उन्होंने जो एफआईआर, जो हमको पता चला है, जो मिला है, देखे हैं कि एफआईआर में मारपीट और रेप का कोशिश हुआ है। उसमें कहीं पे भी किसी भी जगह में बच्चे पर नहीं बोला गया है कि बच्चे को मारपीट किया गया, ये किया गया। और आज जो वीडियो बन रहा है और भी जो जितना कुछ मैं देख रहा हूँ, उसमें खाली यही बात बताया जा रहा है कि बच्चे को मारने के लिए कोशिश किया, मारने को ये कर दिया, काट के फेंक दिया। खैर जो भी है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें मैं एक कानूनी पहलू बता दिया कि मैं उस घर से बेदखल हूँ। उस घर में मेरा आज की डेट में कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि मेरी पत्नी होने के नाते आपको भी उस घर में जाने का कोई अधिकार नहीं है। खैर, अब बाकी अब मैं बोलूँगा नहीं, जो भी होगा वो तो अपना बोकारो की जो पुलिस है, जो दोनों केस पे क्या होगा, फिर न्यायालय है, कोई एक व्यक्ति का तो ये चीज़ नहीं है। जो होना होगा वो होगा। बाकी आगे मैं इस तरह से वीडियो में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से चरित्र हनन सार्वजनिक रूप से कोई ना करे। मैं आप लोग को आगे मैं पढ़ाई से संबंधित बहुत सारा वीडियो बनाना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन इन्हीं मानसिक तनाव और यही हिंसा में, चूँकि रोज़ पिछले 5 सालों में 365 दिन में 360 दिन ऐसे ही होता है।
लेकिन पेशेंस रख के मैं आगे बढ़ते चला जाता हूँ, क्योंकि सोचा कि ज़्यादा बैठ जाऊँगा तो करियर कहीं ना कहीं पीछे चल जाएगा। समय को हम रोक नहीं सकते हैं। इसके बावजूद भी छात्रों को कुछ ना कुछ गाइड करता रहता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा, यदि मुझे नौकरी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। जो भी आगे डिसीजन होगा, कार डिसीजन होगा अपनी ज़िंदगी के सुकून और अपने शांति के लिए, वो करूँगा। लेकिन एक समय, अभी मेरी उम्र ख़त्म नहीं हुई है पढ़ाने की, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप छात्रों को गाइड करूँगा, ये मेरी सौगंध है, कसम है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।